हेलो दोस्तों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसका बेसिक पर्पस क्या है कि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश वाली एनसीईआरटी को थोड़ा समझ सकें अच्छे से, मतलब थोड़ी हेल्प हो जाए, बस यही बेसिक मोटो है इसका, और कुछ नहीं है। तो देखें, चलते हैं साथ में, ट्राई करते हैं समझने का कि क्या क्या होता है, कैसा होता है, उसके बाद डिस्कस करते हैं। और लास्ट में कुछ PYQ भी दिखाते हैं आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड। पूरा तो कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन देखते हैं जितना भी कवर होता है आज में करते हैं थोड़ा सा। तो जैसे हम शुरू, ये बेसिक होता है, क्या होता है, बेसिक होता है, इसीलिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि सेल के बारे में जानेंगे, उसके बाद धीरे धीरे देखते हैं कि क्या कब और चैप्टर में मतलब काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे या पढ़ लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। When you look around, you see both living and नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये कहना चाह रहा है कि अब जब भी आप अपने चारों ओर या मतलब आसपास देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें दिखाई देंगी जो लिविंग हो सकती हैं और नॉन लिविंग हो सकती हैं। लिविंग का मतलब आप सब जानते, फिर भी बता देता हूँ, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहता हो। तो लिविंग मतलब जो सजीव वस्तु होती हैं, सजीव वस्तु या सजीव चीज़ें, ये सब, तो ये होती हैं लिविंग, मतलब जो चल सकती हैं, फिर सकती हैं, ये सब जो होती है, मतलब जिसमें जान होती है, अगर हम आम भाषा में कहें, जिसमें जान होती है, तो ये होती हैं लिविंग। एंड नॉन लिविंग जैसे निर्जीव वस्तु बोलते हैं हिंदी में, जैसे चेयर हो गया, टेबल हो गया, या पंखा या पेन या घड़ी या मोबाइल जिस पर आप देख रहे हो वीडियो, या कुछ भी चीज़ इस तरह की, तो वो होगी। ठीक है, तो इसके बाद बोलना चाह रहा है कि यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क योर सेल्फ। ये कि आपको आश्चर्यजनक होना चाहिए, वंडर्ड मतलब आपको एक मतलब ऐसा होना चाहिए, अपने आप से पूछना चाहिए कि व्हाट इज़ दैट मेक एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, कि ऐसी क्या चीज़ है जो मतलब किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाती है, मतलब निर्जीव को सजीव से अलग करती है, सजीव को निर्जीव से अलग करती है। और व्हाट इज़ दैट इन एनिमेट थिंग डज नॉट हैव विच ए लिविंग थिंग हैज़, क्या मतलब निर्जीव चीज़ के वस्तु के पास ऐसा क्या नहीं है जो सजीव के पास है, मतलब इन दोनों को किस तरह से अलग कर रहा है, मतलब इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। कि एक चेयर रखी है और एक बिल्ली, मतलब बिल्ली सामने बैठी है, मतलब कैट बैठी है, तो उन दोनों में ऐसी क्या चीज़ है जो उन दोनों को एक सजीव बना रही है और एक निर्जीव बना रही है। तो आज आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, देखते हैं क्या है। द आंसर टू दिस इज़ द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसका आंसर ये है कि द आंसर ऑफ दिस इज़ द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कि उसके पास जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, द सेल। इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या होता है, सेल पाई जाती है। ठीक है, सेल। अब देखते हैं आगे सेल क्या होता है। तो अभी के लिए इतना कि अगर लिविंग और नॉन लिविंग में अंतर किया जाए, तो लिविंग जो चीज़ें होती हैं उनमें क्या होता है, सेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सेल। ठीक है, और जो निर्जीव होती है वो अलग अलग मैटर की बनी होती है, कुछ मतलब वुड की, लकड़ी की बनी होती हैं, लोहे की बनी होती हैं, तांबा पीतल, मतलब बहुत सारी चीज़ों की बनी होती हैं। तो ठीक है, तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि लिविंग और नॉन लिविंग, तो लिविंग और नॉन लिविंग, तो लिविंग में क्या पाया जाएगा, सेल पाए जाएंगे। ठीक है, और जो निर्जीव वस्तुएं या नॉन लिविंग है वो किसी अलग मैटर की बनी होंगी, उससे हमें कोई इतना ज़्यादा मतलब नहीं है। वो आप दिन भर में देखते हैं क्या क्या होता है, प्लास्टिक रबड़ पता नहीं क्या क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ठीक है, तो सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो किसके बने होते हैं, सेल के बने होते हैं। सेल ऑर्गेनिज्म, हम यहाँ बात कर रहे हैं कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई भी लिविंग चीज़, चाहे वो मच्छर हो, मक्खी हो, और जो आपने देखे भी ना इतने छोटे छोटे मतलब बैक्टीरिया हो, कुछ भी हो, तो वो सब लिविंग की बात, लिव ऑर्गेनिज्म में आते हैं। मतलब जितनी भी जीवित चीज़ें वो सब ऑर्गेनिज्म में होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये है। तो और आपको एक लाइन और जो मतलब इम्पोर्टेंट है वो आप अगर हाईलाइट कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, कि द आंसर दिस इज़ द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल क्या होती है, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है, यहीं से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सेल क्या होती है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, चलिए तो आगे थोड़ी बात करते हैं।
अब ये बताना चाह रहे हैं कि व्हाट इज़ सेल, सेल क्या होता है। अगर हम बात कर रहे हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ की, ज़िंदगी की सबसे छोटी यूनिट है सेल, तो सेल आखिर होती क्या है, तो देखते हैं क्या होती है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग देयर एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अब बात आई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर क्या होता है, यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल। जैसे ये एक सेल बनी हुई है, तो ये इसे अगर हम उस ऑर्गेनिज्म के पास केवल एक ही सेल है तो उसे हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें केवल एक सेल होती है और वो जीवित होता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ये कैपेबल होते हैं, किसके कैपेबल होते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट एंड परफॉर्मिंग देयर एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। तो ये इंडिपेंडेंट मतलब अकेले रह सकते हैं, इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक। और ये क्या कर सकते हैं, परफॉर्मिंग देयर एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, और अपनी लाइफ के जीवन के जो ज़रूरी काम हैं वो ये खुद से कर सकते हैं, ठीक है। आखिर मतलब ये बस ये बताना चाह रहा है, देखिए, एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अगर कुछ भी एक सिंगल सेल से छोटा है, मतलब एक सेल से जो भी थोड़ा बहुत भी कम होगा, मान लिया उसमें ये सेल मेम्ब्रेन ना है या मतलब कुछ भी एक पार्ट ना है सेल का, तो उसे हम लिविंग नहीं कहेंगे। अगर सिंगल सेल है और वो लिविंग है तो हम उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाल सकते हैं, बस ये कहना चाह रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। तो हैंस सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ऐसा जिंदा मतलब सीधा क्वेश्चन उठ के आ जाता है नेट में, एग्जाम में आपके। तो इसमें क्या है, एक बार थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, हैंस, इसलिए हैंस सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। फंडामेंटल मतलब बेसिक यूनिट होगी इस एक तरह से, स्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चरली भी मतलब आकार के हिसाब से भी, और फंक्शन के हिसाब से भी यूनिट ऑफ द ऑल लिविंग, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी क्या होती है, सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट, बेसिक यूनिट होती है, जैसे ऊपर बताया वही यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद आते हैं एंटी वॉन लीवनहॉक। एंटी वॉन लीवनहॉक फर्स्ट टाइम क्या डिस्कवर करा है, आपको पता तो होगा, आपने अगर पढ़ा होगा तो। लीवनहॉक फर्स्ट सार्ड डिस्क्राइब ए लिविंग सेल, तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, सॉ देखा था, और डिस्क्राइब मतलब उसके बारे में बताया था, किसके बारे में था, लिविंग सेल के बारे में बताया था एंटी वॉन लीवनहॉक में। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप देखेंगे लास्ट पे PYQ देखेंगे तो उसमें हो सकता है आपको कहीं दिख भी जाए। तो शायद डिस्क्राइब है लाइफ सेल, एंटी वॉन लीवनहॉक ने लाइफ सेल, और रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर द न्यूक्लियस। तो क्या हुआ, एंटी वॉन लीवनहॉक, थोड़ा लिख लेते हैं इधर साइड में, हो सकता है हमें याद रह जाए। और आप भी पेंसिल उठा लीजिए, साइड में लिख लीजिए अगर मन हो तो, रेड पेन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो एंटी वॉन लीवनहॉक, तो यहाँ थोड़ा इस तरह से हम लिख सकते हैं, अगर आप इस तरह से भी लिख लेंगे या प्रॉपर पूरी तरह से लिख लेंगे तो गएगा। इन्होंने डिस्क्राइब किया लिविंग सेल को, लिविंग सेल के बारे में बताया, ठीक है। और यहाँ है आपके रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले क्या बताया, न्यूक्लियस, क्या डिस्कवर किया, न्यूक्लियस डिस्कवर किया, ठीक है। तो न्यूक्लियस डिस्कवर किया, तो इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस, ये है रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। न्यूक्लियस डिस्कवर किया, राइटिंग पे मत जाना, अभी नया है, मतलब हाथ बैठता नहीं है इस पर, ठीक है। तो लेटर डिस्कवर न्यूक्लियस, द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट, मतलब माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद और इसके इम्प्रूव होने के बाद, उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। तो ये क्या है, रिवेल्ड ऑल द स्ट्रक्चर एंड डिटेल ऑफ द सेल। उसके बाद में हम सबको ज़्यादा मतलब डिटेल में पता चला कि डिटेल के बारे में सेल के उसके क्या क्या हो और उसके अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले बस जब पुराने ज़माने के इससे वो थे माइक्रोस्कोप, तो एंटी वॉन लीवनहॉक ने देखा
कि ये कुछ लिविंग सेल होती है इस तरह की, और उसके बारे में बताया। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस। तो उसके बाद में माइक्रोस्कोप आई, जैसे आपकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, तो उससे और डिटेल में पता चला कि सेल के अंदर क्या क्या होता है, और सेल मेम्ब्रेन के बारे में और ज़्यादा डिटेल में चीज़ें पता चली। तो वही सब बताना चाह रहा है। तो अभी तक हमने जितना, ये तो बस ऐसी बेसिक था, इसका इंट्रोडक्शन था चैप्टर का कि लिविंग और नॉन लिविंग क्या होते हैं। उसके बाद में सेल क्या होती है, सेल के बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताया गया कि किसने डिस्कवर किया, क्या किया। जैसे लिविंग सेल के बारे में एंटी वन लिवन होगा ना, ये बस आप ये वाले पॉइंट ज़्यादा अच्छे से ध्यान में रखना ये। और ये जो येलो पेन से जो है ये कर रखी है हाईलाइट, तो इसे, क्योंकि ये लाइन जो कि तोड़ के आ सकती है। ठीक, अब बात करते हैं सेल थ्योरी के बारे में। तो सेल थ्योरी किसने दी थी? सेल थ्योरी सबसे पहले, इसमें 2 साइंटिस्ट के नाम आपको देखने को मिलेंगे, और उसके बाद एक और है। तो देखिए, इन 1838 मैथिस स्केल्डन, मैथिस स्केल्डन, ये एक साइंटिस्ट का नाम है। क्या क्या नाम है? मैथिस स्केल्डन। ये जर्मन बॉटनिस्ट, ये क्या थे? एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, मतलब जर्मन के रहने वाले थे और बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट मतलब जैसे जूलॉजी होती है, बॉटनी होती है, तो ये वनस्पति विज्ञान, अगर हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बात करें तो उसके एक बॉटनिस्ट थे। तो एग्जामिन ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड ऑब्जर्व डैट, उन्होंने मतलब बहुत सारे प्लांट्स मतलब पौधों पे काम किया, एंड ऑब्जर्व किया डैट ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, के सभी प्लांट जो हैं कुछ डिफरेंट अलग अलग सेल के बने हैं, विच फॉर्म द टिश्यू, और वो जो सेल मिलकर टिश्यू बना रही है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जब बहुत सारी सेल आपस में मिलती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं, टिश्यू बोल देते। तो उसी की बात कर रहा है। डिफरेंट काइंड ऑफ सेल विच फॉर्म द टिश्यू, जो अलग अलग तरह की सेल होती हैं वो मिलकर टिश्यू बनाती हैं ऑफ द प्लांट। किसका? प्लांट का। किसका टिश्यू बनेंगे? प्लांट का टिश्यू बनेंगे। ठीक, तो बेसिकली ये बात है। ठीक है। एट अबाउट द सेम टाइम, उसी समय, मतलब कहीं और पर, थियोडर श्वान 1839, लगभग उसी टाइम के आसपास की बात है। एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे। ये कौन थे? जर्मन जूलॉजिस्ट। अब आपको ये ध्यान रखना है कि मैथी स्केल्डन जो थे जर्मन बॉटनिस्ट थे, ठीक है, और थियोडर श्वान ये क्या थे? जर्मन जूलॉजिस्ट थे। तो आपको ये सब चीज़ों का मतलब इन दोनों बातों का मतलब फोकस रखना है कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, इन दोनों को कंफ्यूज होता है, फिर दिक्कत होती है। तो अगर आप अच्छे से याद रखेंगे कि बॉटनिस्ट कौन था और जूलॉजिस्ट कौन था, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इन्होंने देखते हैं क्या क्या किया। ये स्टडीज़ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल। इन्होंने क्या किया? जूलॉजिस्ट थे तो एनिमल सेल पे करेंगे, मतलब देखी थी इन्होंने, या उन्हें एग्जामिन कर रहे थे, या मतलब उनको बारे में जानना चाह रहे थे। तो इन्होंने क्या किया? स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स एंड रिपोर्टेड डेट सेल हैड ए थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इन्होंने देखा कि कौन सी सेल की बात कर रहे हैं? एनिमल सेल की बात कर रहे हैं। एनिमल सेल के बारे में जाना, तो उसमें क्या देखा इन्होंने? जैसे एक सेल है, दूसरा पेन लेते हैं, तो एनिमल सेल है, ठीक, एनिमल सेल डेट हैड थिन आउटर लेयर, तो उसके बाहर की साइड में जो है एक पतली सी लेयर है, विच इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इन्होंने ही सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया। ही ऑल्सो कंक्लूड बेस्ड ऑन हिज स्टडीज़ ऑन प्लांट टिश्यू। इन्होंने, इसने जब मतलब ये एनिमल सेल पे काम कर रहे थे, तो उसके बाद में प्लांट पे भी इन्होंने थोड़ा काम किया। ही ऑल्सो कंक्लूड, कहाँ चला गया? He also concluded based on his studies on the plant tissue that the presence of cell wall is a unique character of the plant cell। तो इन्होंने क्या बताया? पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया, ठीक है, उसके बाद में ये भी बताया कि अगर प्लांट सेल है तो उसमें क्या है? एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस डेट द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो देखिए, इसमें आपको थोड़ी बस 2 बातें याद रखनी पड़ेंगी मेनली, थोड़ा लिख लेते हैं हम साइड में तो अच्छे से याद रहेगा। इसे थोड़ा हटाते हैं। तो मैथेसिस सबसे पहले लिखते हैं, जर्मन बॉटनिस्ट थे। मैथे स्पेलिंग यार,
MATTH मैथियस, ठीक है। तो ये कहते हैं बॉटनिस्ट थे, ठीक। इन्होंने क्या किया, प्लांट की सेल का मतलब प्लांट के कई सारे प्लांट के ऊपर इन्होंने ऑब्जर्व किया कि और एग्जामिन किया, मतलब ये उसके बॉटनिस्ट थे तो करते रहते थे, ठीक है। उसी समय पे क्या था, स्वान, थियोडर स्वान, तो इन्होंने एक्चुअली कुछ चीज़ों के बारे में बताया, ठीक है। तो ये थियोडर, चलो पूरा लिख लेते हैं, SCHWANN, थियोडर स्वान। तो इन्होंने क्या क्या बताया देखिए, स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल, सबसे पहले बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होती है, ठीक है, मतलब सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं एक बार, ठीक है। तो प्लांट और एनिमल में दोनों में होती है, लेकिन इन्होंने उस पर काम कर रहे थे कि एनिमल सेल पर तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। उसके बाद में इन्होंने बताया कि एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है प्लांट सेल में जिसे सेल वॉल बोलते हैं, ठीक, ये सब बताया। तो उसके बाद में इन्होंने प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल यूनिक कैरेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस। उसके बाद इन्होंने एक क्या की, हाइपोथेसिस प्रपोज की। हाइपोथेसिस मतलब इन्होंने अनुमान लगाया कि हाँ ऐसा होता होगा या ऐसा होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस बोलते हैं। इन्होंने अपनी तरफ से दिया एग्जामिन करके, या जो इन्होंने ऑब्जर्व किया वो बताया। तो ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, जितना भी अभी तक बताया है उसके बेसिस पे। तो पेन सेलेक्ट करते हैं, ये लो, ठीक है। तो उसके बेसिस पे बताया, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, जो भी ऊपर सारा डिस्कस किया, स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस that the bodies of animal and plant are composed of cell and product of cell। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ऐसी की ऐसी उठ कर जाएगी सीधी, तो इसे ध्यान रखें। ऑन द बेसिस ऑफ, जो अभी डिस्कस किया हमने सब, ठीक है। स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस डेट द बॉडीज़, के स्वान ने हाइपोथेसिस प्रपोज की द बॉडीज़ ऑफ एनिमल, यानी कि जानवर, मतलब अभी ठीक है जानवर, एनिमल का मतलब जानवर ही होता है सीधा सीधा, तो एनिमल और प्लांट आर कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो एनिमल और प्लांट जो बने होते हैं वो सेल के बने होते हैं या सेल के प्रोडक्ट के बने होते हैं, मतलब समझ जाइए, मतलब सेल के, जिस चीज़ की सेल बनी होगी उसी चीज़ के ये एनिमल और प्लांट बने होते हैं, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं। तो स्केल्डियन एंड स्वान टूगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया, सेल थ्योरी दी, सेल थ्योरी तो दे दी, ठीक है। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल वर फॉर्म्ड। तो देखिए इन दोनों ने जो मिलकर सेल थ्योरी दी थी या हाइपोथेसिस दी थी, जो भी आप कहें, ठीक है, तो उसमें इन्होंने ये तो दे दिया कि हाँ कि सेल मतलब जितने भी एनिमल और प्लांट हुए वो सेल से मिलकर बने होते हैं, लेकिन उसमें ये एक बात नहीं बता पाए, डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल वर फॉर्म। चलिए ठीक है, मान लिया कि ये प्लांट और एनिमल सेल के बने होते हैं, ठीक है, लेकिन ये मतलब नई सेल कैसे बनती है ये बताइए। तो ये इन सबको एक्सप्लेन कर नहीं पाए, तो इसलिए उसके बाद आते हैं रूडोल्फ विर्को, जो भी आप बोलते हो, ये जर्मन साइंटिस्ट हैं, या मतलब लैटिन में इनके नाम होते हैं तो थोड़ा दिक्कत ही करते हैं। रूडोल्फ विर्को बोलते थे हम तो अपने टाइम पर, देख लीजिए आपको क्या बोलना है, ठीक है। तो 1855 फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल वर आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने इस चीज़ को, अभी मैं बताऊंगा क्या है, ओमनी सेलुला ई सेलुला का नाम दिया। ये इनकी अपनी मतलब लैटिन में होगा शायद, जो ये बताना चाह रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, रूडोल्फ विर्चो, ठीक है। तो ये हम थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। तो इन्होंने बताया कि नई सेल जो बनती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती हैं। कैसे बनती हैं कि एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइड एंड न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब कि पुरानी कोई सेल है, ये प्री एग्जिस्टिंग सेल होगी, मतलब जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है वहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या करेगी, ये ही दो में डिवाइड हो जाती होगी। इन्होंने ऐसा बताया, तो क्या हुआ, दो सेल बन गई। तो ये इन्होंने बताया था, बस इतनी सी बात थी। और ये कैसे बनेंगे आप ये सोच रहे होंगे, तो अभी आगे पढ़ेंगे हम चैप्टर में, तो वहाँ सब सारी चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरह से सेल डिवाइड होती है, शायद नेक्स्ट चैप्टर होगा।
ठीक है, यहाँ तक हो गया। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्केल्डन एंड स्वान टू गिव द सेल थ्योरी ए फाइनल सेल। तो इसने स्वान और स्केल्डन की जो थ्योरी थी उसी में ये चीज़ ऐड कर दी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नई सेल डिवाइड होती हैं। ठीक है, तो ये एक मॉडिफाइड होगी स्केल्डन एंड स्वान टू गिव द न्यू सेल थ्योरी फाइनल सेल। तो ये अभी तक तो शायद यही थ्योरी चल रही है जहाँ तक हमें पता है। तो सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे मतलब आज की तारीख में हम कैसे जानते हैं सेल थ्योरी को, क्या होती है। तो इसमें बस 2 लाइनें हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो जो उन्होंने मतलब दोनों साइंटिस्ट जो थे, एक बॉटनी जूलॉजिस्ट, तो उन्होंने जो पहले बताया तो वही लाइन है बिल्कुल सेम टू सेम। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ये तो वो दोनों बता चुके थे पहले। ठीक है, तो एक तो ये हो गया आज की सेल थ्योरी में। एक तो उनकी पहली लाइन है और उसके बाद दूसरी किसकी है, रोडोल्फ विर्चो वाली। तो ऑल द सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो सारी सेल कहाँ से अराइज करती हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ा, अभी थोड़ा सा पढ़ा है। ये इंट्रोडक्शन हो गया, व्हाट इज सेल, लिविंग सेल, और मतलब एंटीवन लिवन हो गया, टिश्यू प्लांट, मैथेसिस, थियोडर स्वान। ठीक है, अब लेते हैं हम एक ओवरव्यू ऑफ सेल का। ठीक है, तो सेल का ओवरव्यू लेते हैं। चलिए, एन ओवरव्यू ऑफ सेल मतलब सेल में के अंदर क्या क्या होता है, कितने स्ट्रक्चर होते हैं, थोड़ा ओवरव्यू है। बाकी डिटेल में आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा देखने को, काफ़ी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व, जैसे आप लोग पहले ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, सेल इन ओनियन पील, यानी ओनियन पील का मतलब होता है प्याज का छिलके की बात कर रहा है। एंड और ह्यूमन चिक सेल अंडर द माइक्रोस्कोप, ये बात करना चाह रहा है कि आपने अपने हाई स्कूल में 9th में 8th में ये सब देखा होगा, लेकिन हमारे तो स्कूल ऐसे हैं, बस क्या ही देखा होगा। चलिए बात करते हैं आगे। लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर। मतलब कहना चाह रहा है कि जो आपने पहले देखा था अपने स्कूल में, हाई स्कूल में या 9th-10th में, ऐसा कुछ माइक्रोस्कोप के अंदर दिखा होगा टीचर्स ने। तो लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर, मतलब उनके स्ट्रक्चर रिकलेक्ट करते हैं, दोबारा से इकट्ठे करते हैं। द ओनियन सेल विच इज़ टिपिकली प्लांट सेल। ठीक है, ओनियन प्लांट ही होता है, ठीक बात है, आप बता रहे हो, चलो अच्छा कर दिया, वरना हमें पता ही ना था। द ओनियन सेल विच इज़ ए टिपिकल प्लांट सेल, प्लांट सेल होती है, हैज ए डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट इज़ द सेल मेम्ब्रेन। तो ये कहना चाह रहा है, अच्छा चलो एक पहले एक छोटा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है आप लोगों को, उसे थोड़ा दूर कर लिया जाए। देखिए सबसे पहले क्या, देखिए सबसे पहले हमने बात की सेल होती मतलब कुछ सजीव वस्तु होती हैं, कुछ निर्जीव वस्तु होती हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे तो आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, दुनिया में जितनी भी चीज़ें होती हैं, थिंग्स, अब थिंग्स में इन दोनों में क्या है, लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। ठीक है, सबसे पहले लिविंग और नॉन लिविंग में अंतर करते हैं। तो जितनी भी लिविंग थिंग होती हैं, LIV, लिविंग थिंग्स होती हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, जितनी भी लिविंग होती है और नॉन लिविंग होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लिविंग में और नॉन लिविंग में मेन डिफरेंस क्या होता है। लिविंग में क्या होती है, सेल पाई जाएगी। ठीक है, सेल पाई जाएगी। ठीक है, इसमें सेल नहीं पाई जाएगी। ठीक है, इतना अंतर तो होता है लिविंग में और नॉन लिविंग में। ठीक, अब इस लिविंग नॉन लिविंग क्लियर हो गया। अब आते हैं लिविंग की बात करते हैं, लिविंग सेल। ठीक, अब आते हैं बात लिविंग की। तो लिविंग में क्या होता है, कुछ लिविंग थिंग्स होती हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, वो क्लियर कर चुके हैं पहले। तो अब बात करते हैं लिविंग में 2 चीज़ें दिखेंगी आपको, जितनी भी पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं वो 2 पार्ट में अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एनिमल सेल, एनिमल और प्लांट, इन 2 चीज़ों से अलग कुछ भी नहीं होता। ठीक है, एनिमल और प्लांट। तो बात करते हैं एनिमल की, थोड़ा पेन पतला करते हैं। ठीक है, तो एनिमल, तो अभी इन्होंने क्या बताया यहाँ पर, अभी हम देखते हैं कि द ओनियन सेल विच इज़ टिपिकली प्लांट सेल हैज़ डिस्टिंक्ट सेल वॉल, मतलब कि एक सेल वॉल होती है एज इट्स आउटर बाउंड्री, कहाँ होती है, आउटर बाउंड्री पर होती है, एंड जस्ट विद इन इट इज़ द सेल मेम्ब्रेन। तो अब हम प्लांट की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने बता दिया कि सेल मेम्ब्रेन होती है,
ठीक, सेल मेम्ब्रेन मान लिया हमने। और उसके आउटर साइड में क्या होता है, सेल वॉल होती है। ये किसकी बात कर रहे हैं, प्लांट सेल की। ठीक है, ठीक, चलिए दोनों का अंतर भी हो जाएगा और आप समझ भी जाएंगे क्या बोलना चाह रही है एनसीईआरटी। द सेल ऑफ द ह्यूमन चिक, मतलब ह्यूमन की गाल की अगर एक सेल लेंगे हम, तो हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डेलिमेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। तो उस मतलब डेलिमेटिंग मतलब बाहर वाला, आउटर मेम्ब्रेन इज द डेलिमेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। कि जैसे इसमें बाहर क्या था, सेल वॉल था प्लांट वाले में, लेकिन एनिमल वाले में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन ही होता है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम बोल देते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल हमें चाहिए था आउटर मेम्ब्रेन एज द डेलिमेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ठीक, तो इसमें क्या है, सेल मेम्ब्रेन ही बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन। अगर आपसे कोई मोटा मोटा कहे कि मतलब डिफरेंस बिटवीन, मतलब सॉरी हिंदी में बात करते हैं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में मेन डिफरेंस क्या होता है, मेन अंतर क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है आउटसाइड में, और जबकि प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल होती है, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होता है अगर कहें मोटी मोटी भाषा में। तो इनसाइड ईच सेल इज ए डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। अब देखिए यहाँ इसके एनसीईआरटी की लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए, इनसाइड ईच सेल। अब बात कर रही है ईच सेल की, अभी तक बात कर रहा था एनिमल और प्लांट अलग अलग की, अब कर रहा है ईच सेल, मतलब कि प्लांट भी हो एनिमल हो, मतलब लिविंग सेल की बात कर रहा है। इज ए डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। अब जैसे हम एक यहाँ पर सेल बना लेते हैं, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करते रहेंगे। ठीक है, ये सेल होगी। अब बात हम दोनों की कॉमन कर रहे हैं, तो इसके ऊपर एक क्या बना लेते हैं, सेल वॉल भी बना लेते हैं। रफ डायग्राम है केवल समझने के लिए, कभी कहो कि क्या बना दिया। ठीक है, तो ये ऊपर वाली ग्रीन वाली सेल वॉल होगी, नीचे वाली सेल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, इतना तो हमें पता है। तो अब ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों सेल के अंदर क्या होता है, एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है कॉल्ड न्यूक्लियस, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो न्यूक्लियस बना ली जाए, चलिए बना लेते हैं। पिंक नहीं, येलो लेते हैं। ठीक, ये हो गया सेल बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। तो इसे बोलते हैं हम न्यूक्लियस। सेल बाउंड का मतलब ये सेल से घिरा हुआ है, मतलब सेल से क्या है, एक पूरी मेम्ब्रेन से मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हो सकता है मैंने सेल बाउंड बोल दिया तो वो नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। तो इसके अंदर एक्चुअली क्या होता है, इसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं और डीएनए होता है। ये डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है बेसिकली जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, तो डीएनए जिसे आगे चल के सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस होंगी, तो इसलिए बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझ जाएँ, उसके बाद आगे अच्छे से एक्सप्लेन होंगी सब चीज़ें। सेल्स डेट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, वेयर सेल डेट लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर प्रोकैरियोटिक। देखिए अभी तक हमने क्या क्या बात करी, सबसे पहले देखा लिविंग और नॉन लिविंग क्या होते हैं, उसके बाद में देखा कि लिविंग में एनिमल और प्लांट होते हैं, एनिमल सेल होते हैं, प्लांट सेल होती हैं। ठीक है, अब ये इसे फर्दर और आगे डिवाइडेशन होगा। ठीक है, अभी इसमें फर्दर आगे और डिवाइडेशन होगा कि मतलब प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है। ठीक है, तो इसमें अभी हम देखते हैं, चलिए कहीं सेल बनाए, जगह है, स्पेस है हमारे पास, छोटा चाहिए, ट्राई करते हैं बनाने की। तो देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ेंगे। तो देखिए लिविंग सेल की बात होगी, प्लांट की होगी, एनिमल की होगी। अब इस एक तरह से मतलब न्यूक्लियस के बेस पे इन्होंने डिवाइड कर रखा है कि कुछ प्रोकैरियोटिक होती हैं और कुछ यूकैरियोटिक होती हैं। ठीक है, तो ये सभी में होता है। ठीक है, सेल होगी आपकी, ठीक, तो कुछ होती है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक, तो इसमें क्या क्या होता है देखिए, अभी हमने न्यूक्लियस की बात करी थी, ये जो न्यूक्लियस बनना है ऊपर, ये वाला टच तो कर दूँ तब तो पता चलेगा, ये वाला, इस न्यूक्लियस की बात चल रही है। ठीक है,
तो इसमें जो होता है न्यूक्लियस, इसका प्रोकैरियोटिक का जो न्यूक्लियस होता है वो सेल बाउंड नहीं होता, ठीक है। मतलब पूरी बाउंड्री नहीं होती, इस तरह से नेक्ट होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल बाहर पड़ा रहता है, मतलब पूरी तरह से इंटैक्ट नहीं होती मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की। तो और यूकैरियोटिक में जो होता है पूरी तरह से इंटैक्ट होता है, जेनेटिक मटेरियल अंदर रहता है सारा, ठीक। तो बस मेन डिफरेंस तो यही है प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। तो अब आप आसानी से बता सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में ये अंतर होता है। और ये यहाँ पर इस लाइन में बताना चाह रहा था। पढ़ते हैं। सेल डेट है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। जैसे अभी हमने यहाँ पे बनाया कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है ये नीचे वाला, तो इसे बोलेंगे हम यूकैरियोटिक सेल, ठीक। वेयर सेल डेट लेके मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक, तो उसे बोल देंगे हम प्रोकैरियोटिक, ठीक। तो इसे हम दोबारा लिखते हैं प्रोकैरियोटिक को, सॉरी यूकैरियोटिक को थोड़ा, अरे यार सारा ही गायब हो गया भैया, ठीक है। तो इसे लिख लेते हैं प्रोकैरियोट, लिख लिया, यूकैरियोटिक, ठीक। ये यहाँ तक हो गया। इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल इन बोथ, अब देखिए बात कर रहा है दोनों की, अलग अलग अंतर की बात कर ली, अब बात कर रहा है दोनों की। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल ए सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाइड द वॉल्यूम ऑफ द सेल। देखिए दोनों की बात कर रहा है, मैंने डिफरेंस इतना बता दिया। अब प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, तो उसमें क्या होता है, एक मैट्रिक्स फ्लूइड होता है। मैट्रिक्स फ्लूइड क्या मतलब जेली टाइप का एक फ्लूइड होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, सेल के वॉल्यूम को घेरे होता है। तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं, जेल लाइक मटेरियल पूरी सेल में भरा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक। तो ये है साइटोप्लाज्म आपका, ठीक है। चलिए आगे क्या कहना चाह रहा है, आर कॉल्ड द यूकैरियोटिक इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, वही जो हम किसकी बात कर रहे थे, सॉरी ये वाला पेन लेते हैं तो आपको थोड़ा अंदाज़ा रहेगा कि कौन सा पॉइंट क्या है, ठीक है। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाइड द वॉल्यूम ऑफ द सेल, मतलब कि घेरा होता है सेल के वॉल्यूम को, ठीक है। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़ इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। तो साइटोप्लाज्म जो होता है इज़ द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, मतलब जितनी भी सेल की एक्टिविटीज़ होती हैं, गतिविधियाँ हिंदी में कहें तो, जितनी भी सेल की एक्टिविटीज़ होती हैं वो सेल के अंदर इसी के थ्रू होती हैं। मान ली कुछ भी रिएक्शन होनी है तो इसमें आसानी से हो जाती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ें जानी होती हैं, तो यही सब है। तो ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर कीप इनटू द सेल इन द लिविंग स्टेट, तो इसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती रहती हैं जो सेल को जीवित स्टेट में रखती हैं। तो इन सब से अलग, अच्छा बिसाइड इन सब से अलग, द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड द ऑर्गेनल। देखिए अब तो उससे थोड़ी आगे बात बढ़ती है थोड़ी सी, तो इसमें क्या है, रेड पेन से हाईलाइट करते हैं। बिसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। बिसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से अलग, द यूकैरियोटिक सेल में हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनल्स। ये कहना चाह रहा है कि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस से अलग और भी सेल बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल्स कहते हैं, ठीक। लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, लाइसोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, माइक्रोबॉडीज़ एंड वैक्यूल्स। तो ये सब जितने भी होते हैं ये सेल बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड, सॉरी सेल बाउंड क्यों बोल रहा हूँ, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं इसी में। तो ये किस में होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, ठीक है। तो इन सब को ध्यान में रखेंगे कि ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो होते हैं यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। द प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। जैसे आपको पता है कि ये जो न्यूक्लियस है
प्रोकैरियोटिक सेल में ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन इंटैक्ट नहीं है। मतलब इंटैक्ट का मतलब होता है पूरी तरह से कवर होना, ठीक है, तो ये नहीं है। तो इसीलिए क्या है, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। और इसी तरह और भी जो स्ट्रक्चर होते हैं इसमें मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, यही बताना। लैक यानी कि लैक माने कमी, सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते, ठीक है। एक होता है देखो राइबोसोम, अब थोड़ी बात आगे जाएगी। राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, ठीक है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं, फाउंड इन सेल, इन ऑल सेल, यानी कि देखिए यहाँ लिख रखा है बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। जो राइबोसोम होते हैं, जो राइबोसोम होते हैं तो ये इसमें भी प्रेजेंट रहते हैं और इधर भी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है, within the cell. Within the cell, ribosome are found not only the cytoplasm but also within the two organelle, chloroplast and mitochondria, and on rough endoplasmic reticulum. तो ये बताना चाह रहा है सेल के अंदर जो राइबोसोम होते हैं वे केवल ये मतलब यहाँ जैसे साइटोप्लाज्म इस केवल इसमें नहीं होते, कहाँ कहाँ होते हैं, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं और क्लोरोप्लास्ट में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं, और अगर प्लांट हो तो क्लोरोप्लास्ट में भी होते हैं, ठीक है। ये अगर आप आगे पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ये बस थोड़ा मतलब एक्सप्लेन, मतलब थोड़ा एक आइडिया देने के लिए बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कॉल्ड सेंट्रोसोम विच हेल्प इन द सेल डिवीजन। तो एनिमल सेल के पास एक और यूनिक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ हमने एनिमल और प्लांट, तो यहाँ पे क्या होता है सेंट्रोसोम, चलो सेंट्रोसोम भी लिख लेते हैं। तो इसमें एक सेंट्रोसोम भी होता है जो कहाँ हेल्प करता है, जब सेल डिवीज़न होता है तो उसमें आप देखेंगे कि सेंट्रोसोम का कुछ रोल होता है विथ हेल्प इन द सेल डिवीज़न, ठीक है। ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। अच्छा ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो होता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक, ऑर्गेनल होता है कॉल्ड विच द हेल्प इन द डिवीजन। सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, सेल जो होती हैं मतलब बहुत सारा अंतर होता है उनके साइज़ में, शेप में, एक्टिविटीज़ में, मतलब अलग अलग तरह के होते हैं, कोई किसी तरह की शेप होती है, कोई अलग तरह की साइज़ होता है, तो इनमें मतलब बहुत सारी वैरायटी होती है, कहने का मतलब ये है। फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मास, देखिए माइकोप्लाज्मा जो है स्मॉलेस्ट सेल है, आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर, इसे माइक्रोमीटर कहते हैं, ठीक है, इन लेंथ, वाइल बैक्टीरिया बात करते हैं, बैक्टीरिया कुड भी 3 to 5 माइक्रोमीटर। तो आप देखेंगे कि इस सबसे अगर क्वेश्चन आता है कि स्मॉलेस्ट सेल, तो स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा, ठीक, क्या है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो यहाँ बताया गया है कि कितनी वैरायटी हो सकती है, कि इतना छोटा हो सकता है, उससे बड़ी भी सेल हो सकती है, और शेप अलग अलग होती है। जैसे यहाँ दिखाया गया है कि ये क्या है, रेड ब्लड सेल्स, RBC बोलते हैं जिन्हें, ठीक है, ये हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती हैं, जो ऑक्सीजन को कैरी करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो ठीक है, तो ये RBC होती हैं। तो इनकी शेप जो होती है नॉर्मली क्या होती है, बाइकॉनकेव होती है, ठीक, और कुछ की जब बीमारी वगैरह हो जाती है तो डिफरेंट भी हो जाती है, ठीक। और बाकी वाइट ब्लड सेल होती हैं, इन्हें WBC बोलते हैं शॉर्ट में, कॉलमनर एपिथेलियल सेल होती हैं, तो ये शेप और साइज़ अलग अलग होते हैं। ये है नर्व सेल हो गई, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट सेल होती हैं हमारी बॉडी में, और ये सब कुछ प्लांट सेल के पास दे रखे हैं, मेसोफिल सेल होती हैं, और ट्रैकेड है, तो ये क्या है, ये प्लांट सेल में आते हैं, ठीक है। तो कहाँ तक पहुँचे, द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज़ द एग ऑफ एन ओस्ट्रिच। अब इन्होंने बताया है कि लार्जेस्ट जो सिंगल सेल होती है, मतलब लार्जेस्ट मतलब बड़ी साइज़ में, ठीक है, तो वो सिंगल सेल जो होती है वो क्या होता है, ओस्ट्रिच ऑफ एग, एग ऑफ एन ओस्ट्रिच। अच्छा, एक जो शतुरमुर्ग, ओस्ट्रिच बोलते हैं शतुरमुर्ग को, तो उसका जो अंडा होता है वो सिंगल सेल होता है, तो वो सबसे बड़ा होता है अगर किसी सिंगल सेल की बात करते हैं। लार्जेस्ट सेल की, सबसे स्मॉलेस्ट सेल की बात करी हमने तो क्या था, माइकोप्लाज्मा, ये माइकोप्लाज्मा, और सबसे लार्जेस्ट सेल की बात करेंगे तो क्या है, एग ऑफ एन ओस्ट्रिच, ठीक। एमंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन रेड ब्लड सेल आर अबाउट 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। जो RBC होती हैं उनका जो नॉर्मली जो उनका डायमीटर होता है कितना होता है, 7.0 माइक्रोमीटर। ये बस एक आइडिया देना चाह रहा है कि बैक्टीरिया कितना बड़ा होता है, माइकोप्लाज्मा का साइज़ कितना होता है, और जो RBC होती है उनका साइज़ कितना होता है, जिससे आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाए,
ठीक है। तो नर्व सेल आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल, मैंने बताया कि नर्व सेल जो होती हैं लॉन्गेस्ट सेल्स होती हैं, ठीक है। नर्व सेल क्या करती हैं, एक तरह से एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल को वो करती हैं, ट्रांसफ़र करती हैं, उसमें हेल्प करती हैं। सेल ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, दे मे बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनर, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक, इवन इरेगुलर। तो ग्रेटली इन शेप मतलब कि बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है इनकी शेप में, जैसे डिस्क लाइक, डिस्क जैसे गोल गोल होती हैं वो देखने को मिल सकती हैं। पॉलीगोनल, कॉलमनर, कॉलमनर मतलब कॉलम के जैसी हो गई। क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक धागे की जैसी हो गई। और ओवन इरेगुलर मतलब कुछ भी शेप हो सकती है, कोई ऐसे मतलब एक वो नहीं है कि यही शेप होगी। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन ऑफ द परफॉर्म। क्या बताना चाह रहा था, शेप ऑफ द सेल में वेरी मतलब कि अपने फंक्शन के हिसाब से वो अपनी सेल, उसकी सेल होती है जो वो जिस तरह का फंक्शन करती है उसी तरह की शेप होती है। तो ये था एक ओवरव्यू अबाउट द सेल। तो आगे पे पढ़ा जाए थोड़ा और, चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर उसके बाद में देखेंगे। चलिए प्रोकैरियोटिक सेल और देख लेते हैं बस, क्या क्या है प्रोकैरियोटिक सेल में। तो अभी तक हमने बात करी, देखो क्या क्या बात करी, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या बात करी हमने। सबसे पहले लिविंग और नॉन लिविंग की बात करी, ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग की बात करी, ये हो गया। उसके बाद में हमने बात करी प्लांट एंड एनिमल, क्या क्या डिफरेंस होता है बताइए, चलो बताइए। प्लांट में क्या होता है, प्लांट में क्या होता है, सेल वॉल होती है प्लांट सेल में, ठीक है। एनिमल सेल में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और अभी लास्ट में एक बताया था कि सेंट्रोसोम भी होता है। तो ये सब चीज़ें अगर आप देखते रहेंगे बार बार या साइड में लिख लेंगे एनसीईआरटी पे, तो आपको ईजिली बस खोलेंगे तो तभी एकदम रिकॉल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करते हैं। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है पहले ये बता दीजिए हमें। जिसका न्यूक्लियस क्या हो, सेल बाउंड ना हो, यानी कि इंटैक्ट ना हो, यानी कि उसकी जो सेल हो टूटी टूटी हो, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है, इंटैक्ट नहीं होता न्यूक्लियस में, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। देखिए अब आगे पढ़ते हैं क्या दे रखा है। इन प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये बताना अच्छा, हमने बात तो कर ली कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती हैं, ठीक है, मतलब किस तरह की होती हैं। तो अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। जो बैक्टीरिया है आपका ये प्रोकैरियोटिक सेल में आता है। ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जी, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, नील हरित शैवाल, जो आपने हिंदी में पढ़ा होगा, ठीक है। और ये है माइकोप्लाज्मा, कोई जो सबसे स्मॉलर सेल है, और पीपीएलओ, ये प्लूरो न्यूमोनिया ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये सब कायम आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। अब इनके बारे में इनकी मतलब विशेषताएं बताई जा रही हैं कि ये कैसे होते हैं। दे आर जनरली स्मॉलर, जनरली क्या होते हैं, छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल, देखिए छोटी सी सेल होती है तो इसलिए मल्टीप्लाई भी जल्दी कर लेती है, रेडली देन द यूकैरियोटिक सेल। अगर यूकैरियोटिक के कंपैरिजन में देखें तो ये जल्दी रैपिडली क्या कर लेती हैं, मल्टीप्लाई, यानी कि सेल डिवीजन इनमें थोड़ा जल्दी हो जाता है, ठीक है। दे में वेरी ग्रेटली इन शेप, आकार में मतलब बहुत ज़्यादा विभिन्नता पाई जा सकती है इनमें, एंड साइज में उसके, ठीक है। द 4 बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया आर बेसिलस, देखिए बैक्टीरिया की शेप के बारे में थोड़ा जिक्र किया तो कर लेते हैं। क्या 4 शेप दे रखे हैं, बैक्टीरिया, तो सबसे पहले दे रखे हैं बेसिलस, रोड लाइक शेप बैक्टीरिया, बेसिलस यानी कि रोड लाइक। रोड कैसी होती है, क्या लंबी लंबी ऐसी ऐसी तो होती है रोड, तो इस लगभग इसी तरह का होता है, ठीक है। कोकस स्फेरिकल मतलब गोल, ठीक, ये हो गया। स्फेरिकल के बाद में विब्रियो, कोमा शेप, कोमा कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसे ही होता है ना, हाँ, तो ये हो गया। और स्पाइरल एक होता है लास्ट,
स्पाइरल, स्पाइरल लगभग ऐसा ही होता है, ठीक है। ये मोटा मोटा है, इस तरह की शेप होती है, 4 शेप होती है बैक्टीरिया की। अब तुम कोई भी बैक्टीरिया देखोगे तो इन चारों शेप में से किसी न किसी शेप में फिट हो ही जाएगा, ठीक है। और इसके बाद है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन तो प्रोकैरियोटिक एग्जिबिट ए वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। देखिए ये बताना चाह रहा है जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनकी शेप जो होती है लगभग सेम ही होती है, सिमिलर होने की तो बहुत सारी वैरायटी होती हैं, जैसा भी पहले बताया कि शेप में बहुत सारी वैरायटी होती है, लेकिन एग्जिबिट ए वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन, जबकि वो क्या करते हैं बहुत मतलब डिफरेंट फंक्शन को अंजाम देते हैं, लेकिन उनकी जो शेप है वो भी द ऑर्गेनाइजेशन प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर। अच्छा सॉरी मैंने गलत समझ लिया। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन द प्रोकैरियोट एग्जिबिट ए वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है जो सेल है उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि उसमें न्यूक्लियस मान लीजिए यहाँ पर है, प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है और कई सारे स्ट्रक्चर होते हैं, सॉरी क्लोरोप्लास्ट नहीं वो राइबोसोम है, और भी कई तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, आप आगे पढ़ेंगे। तो ये बताना चाह रहे हैं ऑर्गेनिज्म ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर। फंडामेंटली सिमिलर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि उसके अंदर का जो माल मटेरियल है, जो भी सेल ऑर्गेनल हैं और आपका क्या है क्या बोलते हैं इसे साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये सब जो हैं वो लगभग सेम ही रहते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी जो वैरायटी और शेप और फंक्शन उसमें काफ़ी अंतर देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऑल प्रोकैरियोटिक हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। देखिए जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, जो अभी आपको ऊपर बताया था, कहाँ गया, देखिए इस तरह की। तो ये एग्जांपल तो ठीक है मैंने यूकैरियोटिक का दिया था, लेकिन जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें भी सेल मेम्ब्रेन ये सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल किस में पाई जाती है, प्लांट सेल में। तो आप कंसीडर कर सकते हैं कि बैक्टीरिया मतलब जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं वो भी प्लांट सेल की तरफ ज़्यादा जा सकती हैं, क्योंकि उनके सबके चारों साइड क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, प्रोकैरियोटिक हैं तो इसलिए इन्हें हम अलग थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, वरना ये फिट हो सकती थी प्लांट सेल में, ठीक। हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। अब हमें बस केवल ध्यान रखना कि जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, चलिए लिख लेते हैं, थोड़ा सा याद रहेगा। प्रोकैरियोटिक, जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, ठीक है, उसमें क्या है, सेल वॉल होती है, सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है, सेल वॉल पाई जाती है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा क्या है, याद है आपको, स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, ठीक है, तो सेल वॉल पाई जाती है। द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म, वही जो ऊपर बताया था कि साइटोप्लाज्म, तो हाँ तो इसमें भी होगा साइटोप्लाज्म। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे कहाँ बताया था, ये आपको यहाँ बताया था, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। वेल डिफाइंड का मतलब क्योंकि मेम्ब्रेन नहीं होती उसके चारों साइड में, ये जो है ये वाला एरिया, ठीक है। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेक्ट, नेक्ट का मतलब होता है कवर नहीं होता किसी चीज़ से, जैसे आपको बताया गया था कि, चलिए थोड़ा एक यहाँ पे बना लेते हैं, ये है, दिख रहा है, इस तरह का कुछ होता है या इस तरह का भी हो सकता है, ठीक है, ये ना कि जैसा मैं बना रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही होगा। इसे बोलते हैं नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है, तो इंटैक्ट होती है, मतलब इंटैक्ट नहीं होती, मेम्ब्रेन इसमें टूटी हुई होती है। तो इसी के अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल रहता है, पड़ा रहता है अपना, जो भी क्रोमोसोम हो गया, डीएनए वगैरह, तो ये सब पड़ा रहता है। नॉट इन्वॉल्व्ड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देखिए यहाँ पे दे दिया,
नैक्ड का मतलब होता है, बेसिकली नैक्ड का मतलब क्या होता है, नैक्ड। अगर आम भाषा में आप कहें कि मतलब कोई भी इंसान अगर बिना कपड़ों के, उसे नैक्ड बोलते हैं ना, कि नैक्ड है, ठीक है, तो वो होता है। तो इसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही बस साइटोप्लाज्म गिरा रहता है, तो इसलिए यहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया गया है, बेसिकली नैक्ड। नॉट इन्वॉल्व्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए द सिंगल क्रोमोसोम हो सकता है और सर्कुलर डीएनए। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो या तो सर्कुलर डीएनए हो सकता है, मतलब इस तरह का सेल में आपको देखने को मिलेगा, जैसे ये सेल है तो ऐसे थोड़ा सर्कुलर टाइप के देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, या फिर सिंगल क्रोमोसोम होगा, ठीक है। तो मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉलर सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, मतलब जीनोमिक डीएनए के अलग भी सर्कुलर डीएनए आउटसाइड मिल सकते हैं, मतलब आपको इसके जो ये न्यूक्लियस है, ठीक, न्यूक्लियस तो कहेंगे, ठीक है, बस सेल मेम्ब्रेन नहीं है पर न्यूक्लियस तो है ही, तो इसके बाहर जो सर्कुलर डीएनए है उसकी बात कर रहा है। दीज स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड द प्लाज्मिड, जो ये स्मॉलर डीएनए पर होते हैं उन्हें प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक। प्लाज्मिड एक इन सर्कुलर डीएनए को कहा जा रहा है। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्म सर्टेन यूनिक फिनोटाइप कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया। देखिए, तो ये प्लाज्मिड डीएनए है, ये क्या करते हैं, सर्टेनिक यूनिक फिनोटाइप कैरेक्टर, मतलब बैक्टीरिया में कुछ फिनोटिपिक कैरेक्टर शो करते हैं। फिनोटिपिक कैरेक्टर क्या होते हैं, बात करते हैं। मान लीजिए एक होता है जीनोटाइप और एक आता है फिनोटाइप, ठीक है। तो फिनोटाइप जो होता है, मतलब ये कह सकते हैं आप, जैसे मतलब इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है कि मान लीजिए एक फूल की बात करते हैं, ठीक है, एक फूल की बात करते हैं, जैसे एक उसका गुलाब का फूल होता है, रेड कलर का भी होता है, वाइट कलर का भी होता है, ठीक है, रेड तो सबने देखा होगा, तो कुछ वाइट कलर के भी होते हैं। तो वो जो फूल का कलर जो डिसाइड करता है वो क्या करता है, जीन डिसाइड करता है, ठीक है। तो उस जीन की वजह से जो उस फूल का कलर रेड दिख रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, ये इसका क्या है, फिनोटाइप है, जो हमें आंखों से दिख रहा है, ठीक है। लेकिन है किसकी वजह से, उस जीन की वजह से, जो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, तो उसी की वजह से उसका कलर जो है रेड है। और कुछ फूल का कलर जो होता है वाइट होता है गुलाब की, तो वो भी उस जीनोमिक डीएनए की वजह से होता है, ठीक है। तो इसी को कैरेक्टर में फिनोटाइप कहते हैं। तो इसी तरह से बैक्टीरिया में क्या होता है, ये कुछ जो है फिनोटाइप, यूनिक फिनोटाइप शो करते हैं। उसका एक एग्जांपल इन्होंने दे रखा है, वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। जो एंटीबायोटिक्स का मतलब है कुछ दवाई होती हैं जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज होती हैं, मतलब बैक्टीरिया को एक्चुअली किल करने के लिए यूज होती हैं या उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए यूज होती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, रेजिस्टेंस पैदा करता है। रेजिस्टेंस मतलब उनका असर ख़त्म कर देता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, धीरे धीरे अब और ज़्यादा बढ़ती हुई जा रही है, यही इसी की बात करूँ। वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। क्या होता है कि हम लोग मेडिकल स्टोर से दवाई लेके खा लेते हैं और वो भी दे देता है कि ले भाई गला ख़राब है, एजिथ्रोमाइसिन ले लो, सुबह से हम खा लेना, ठीक हो जाएगा। चलिए ठीक तो हो गया पहली बार में, लेकिन बैक्टीरिया को पता चल गया कि हमें कोई दवाई आई थी, उसने हमें इस तरह से किल किया, अगली बार क्या है वो, अगली बार आपको असर नहीं होगा उस दवाई का बिल्कुल भी। इसी को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, मोटा मोटा देखें तो, ठीक है। तो आगे है, इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। तो आगे एक चैप्टर में हम, वो है एक बायोटेक्नोलॉजी करके चैप्टर है इसी में आगे, तो उसमें देखेंगे कि प्लाज्मिड को कैसे यूज़ किया जा सकता है बैक्टीरिया के साथ ऐड करके, या उसका ट्रांसफॉर्मेशन देखा जाता है, ये इसे हम आगे पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ फाउंड इन यूकैरियोट्स, हाँ ये तो हमें पता ही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ फाउंड इन यूकैरियोट, हाँ तो यूकैरियोटिक में पाई जाती है, पता है हमें, ठीक है। नो ऑर्गेनल्स लाइक द वंस इन यूकैरियोट आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। देखिए ये कहना चाह रहा है कि यूकैरियोटिक सेल में नहीं, सॉरी, प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी ऐसा ऑर्गेनल नहीं पाया जाता जो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता हो, एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। केवल राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, ठीक है। एक ऐसा ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जा सकता है।
तो प्रोकैरियोटिक हैव समथिंग यूनिक। चलिए ठीक है, अब उसके पास सेल बाउंड मतलब मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, तो कुछ तो यूनिक होगा। तो देखिए प्रोकैरियोटिक सेल के पास क्या यूनिक है, ये है इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स ए स्पेशलाइज डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड द मीजोसोम। तो प्रोकैरियोटिक सेल के पास क्या होता है, मीजोसोम होते हैं। इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक, क्या होते हैं, ये प्रोकैरियोट के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, मतलब एक डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है। दे आर इजेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्या होते हैं एक्चुअली में, होते क्या है ये मीजोसोम, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, यही सेल मेम्ब्रेन, तो इसी के एक्सटेंशन होते हैं, इस तरह से, कुछ इस तरह से होते होंगे, जो लिखा है उसका मतलब तो यही है, ठीक है। तो ऊपर हमने डिवाइड किया था ना यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का शायद, तो उसमें एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं। लिविंग सेल क्या है, नॉन लिविंग, क्या प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का नहीं क्या बनाया तो था कहीं यार, अच्छा हाँ ये है तो सही। तो इसी में प्रोकैरियोटिक में क्या होते हैं, मीजोसोम, क्या होते हैं, मीजोसोम्स भी होते हैं, ठीक है, मीजोसोम्स भी होते हैं। अब है सेल इन्वॉल्व एंड इट्स मॉडिफिकेशन, कि सेल का इन्वॉल्व कैसा होता है, मॉडिफिकेशन क्या होता है, ये सब है यार, सोचने ख़त्म ही करने से, लेकिन वीडियो लंबी होती जा रही है। अच्छा तो देखिए हम बात कर रहे थे सेल इन्वॉल्व एंड मॉडिफिकेशन। तो मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं, पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल है केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इन्वॉल्व। केमिकली जो है सेल इन्वॉल्व जो होता है कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल होता है थोड़ा, ठीक है। सेल इन्वॉल्व कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंडेड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, टाइटली बाउंडेड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होता है, आउटर मोस्ट ग्लाइकोकाइलेक्स होता है, फॉलोड बाय द सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो थोड़ा बना लेते हैं, आइडिया रहेगा। सबसे पहले बना लेते हैं दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद में क्या बना लेते हैं, सेल वॉल बना लेते हैं, ठीक है। ये सेल वॉल होगी, दोबारा बनाते हैं, ये सेल वॉल होगी। इसके बाद क्या होता है, ग्लाइकोकाइलेक्स, ये हो गया आपका ग्लाइकोकाइलेक्स, ठीक है। ऑल्थो ईच लेयर ऑफ द इन्वॉल्व परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन, अगर अलग अलग देखें तो अलग अलग फंक्शन बना कर यूज़ होता है, इनका फंक्शन होता है। दे एक्ट टुगेदर एज ए सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, अगर इन सबको एक साथ में देखें तो इनका जो काम होता है वो सुरक्षा का होता है, प्रोटेक्शन का होता है, ठीक है। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन द सेल इन्वॉल्व। इन्वॉल्व का बेसिकली मतलब होता है कवर या खोल, जैसे आम भाषा में कहें तो खोल होता है, जैसे तकिए का खोल हो गया, या आपका कई सारी चीज़ों के कवर आते हैं ना, जैसे आप किताब पे कवर चढ़ा के रखते हैं, अपनी बुक्स होती हैं उन पर चार्ट पेपर लगाते हैं ऊपर, तो वो भी एक तरह का इन्वॉल्व हुआ, मतलब उसे बचाने के लिए, डैमेज होने से, स्क्रैच होने से, फटने से, इस सब के लिए। तो इसी तरह का इन्वॉल्व की बात चलनी है, ठीक है। तो बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन द सेल वॉल इन्वॉल्व एंड मेम्ब्रेन इन विच दे रेस्पॉन्ड टू द स्टैनिंग प्रोसीजर। तो ये सीधा सीधा कहना चाह रहा है कि बैक्टीरिया को जो हम मेनली 2 चीज़ों में, 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ उसके इन्वॉल्व के हिसाब से 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बैक्टीरिया को। तो कैसे करते हैं देखते हैं, ग्राम बाई ग्राम वाइज डेवलप। एक साइंटिस्ट थे, ग्राम करके कुछ नाम था उनका, तो उन्होंने एक टेक्निक क्या निकाली, बैक्टीरिया को डाई करते, मतलब कलर करके देखा जाता है, ठीक है। अगर बैक्टीरिया उसके कलर को शो कर गया, ठीक है, ये 2 बैक्टीरिया मान लीजिए, ठीक है, दोनों को कलर किया, यहाँ पे कलर करने तो अगर कलर शो हुआ तो उसे कहेंगे पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहेंगे उसे। और अगर कलर शो नहीं किया तो उसे कहेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक, मोटा मोटा ये है। दोज डेट टेक अप द ग्राम स्टेन का मतलब कलर ही हो गया, ग्राम स्टेन अगर ले लिया उसने, ग्राम स्टेन शो किया तो वो हो गया ग्राम पॉजिटिव, एंड दूसरा हो गया अदर एंड डू नॉट कॉल्ड ग्राम नेगेटिव। थोड़ा गला खराब है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ग्लाइकोकाइलेक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। ग्लाइकोकाइलेक्स जो होता है
डिफरेंट बैक्टीरिया में उसका कंपोजिशन डिफरेंट होता है। जैसे इट कुड बी लूज शीथ कोल्ड स्लिम लेयर, मान लीजिए ये अगर आप यहाँ देखिए स्लिम लेयर, और इन सम वाइल इट्स अदर इट में थिक एंड टफ कोल्ड द कैप्सूल। देखिए किसी में क्या हो सकता है, लूज हो सकता है। चलिए यहाँ बना लेते हैं थोड़ा सा तो ध्यान में रहेगा। जैसे ये क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक। इसके बाद क्या आता है, क्या होता है, सेल वॉल आता है। तो ये सेल वॉल होगी। तो हम कहाँ की बात करें, ग्लाइकोकैलेक्स की। ग्लाइकोकैलेक्स रेड कलर से बनाया था देखिए। तो किसी मतलब कुछ बैक्टीरियाज में ये थोड़ा लूज मतलब ये नहीं कि बिल्कुल अलग अलग, लूज मतलब थोड़ा ढीला होता है, ठीक है। तो ढीले को हम आप इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए दोबारा बनाता हूँ, थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। तो इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर देते हैं और विड्थ थोड़ी कम। तो देखिए ये कहते हैं थोड़ा लूज हो सकता है, लूज एंड स्लिम। तो इससे क्या बोलते हैं, स्लिम लेयर। इसी को बोलेंगे हम स्लिम लेयर, इस वाले को जो अभी लेफ्ट साइड में बना है, ठीक है। अब बनाते हैं हम कैप्सूल। तो इसमें बताया गया है, हमें क्या बताया गया है, देखिए कैप्सूल वाले में कि ये क्या होता है, मे बी थिक एंड टफ कॉल्ड द कैप्सूल। तो देखिए ये थिक भी है और ये टफ भी है, तो इसे क्या बोल सकते हैं हम, इसे बोल सकते हैं कैप्सूल। मेनली ये अंतर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द सेल वॉल ये हो गया ग्लाइकोकैलेक्स के बारे में बता दिया। अब थोड़ा सा सेल वॉल के बारे में बताएंगे। द सेल वॉल डिटरमाइन द शेप। ये क्या सेल की शेप को डिटरमाइन करता है। डिटरमाइन का मतलब निश्चित करता है कि एंड प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम ब्रस्टिंग एंड कोलेप्सिंग। देखिए ये बैक्टीरिया को ब्रस्ट होने से और कोलेप्स होने से। देखिए सेल वॉल का फंक्शन क्या दे रखा है बैक्टीरिया में, क्या क्या पहला फंक्शन क्या है, शेप डिटरमाइन करता है कि बैक्टीरिया की शेप किस तरह की होगी, ठीक है। दूसरा होता है कि ये प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को ब्रस्टिंग एंड कोलेप्सिंग। ब्रस्टिंग से आप क्या समझते हैं, ब्रस्टिंग क्या होता है, देखिए जैसे कोई गुब्बारा है, उसमें अगर आप पानी भरते जाएं तो गुब्बारा क्या होता है, फट जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से इसे बोलते हैं ब्रस्टिंग, ठीक। तो ये क्या होता है, सेल वॉल इसे प्रोटेक्शन देती है, मतलब इस चीज़ से बचने का वो देती है, मौका प्रोवाइड करती है। तो दूसरा टर्मिनोलॉजी है कोलैप्सिंग। कोलैप्सिंग क्या होती है, अगर हम मान लीजिए किसी चीज़ में से, जैसे कोलैप्स होने का एग्जांपल दे सकते हैं हम। जैसे आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, जो अंगूर को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब नमक के पानी में डालते हैं तो वो क्या होता है, पिचक जाता है। तो मान लीजिए वो कोलैप्स ही हो रहा है एक तरह से, ठीक है। या कोई चीज़ है, जैसे पानी भरा हुआ गुब्बारा है, तो गुब्बारे में से अगर हम वो पंचर कर दें उसे, तो उसमें से वो जो है आपका मटेरियल निकल जाए, जो भी उसके अंदर पानी होगा ना गुब्बारे के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक है। तो उसे कहते हैं कोलैप्सिंग। तो ये इन दोनों चीज़ों से प्रोटेक्शन देती है बैक्टीरिया को, बस इतना। तो आगे चलते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल इन नेचर एंड इंटरेक्ट विद द आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल का मतलब होता है कि ये कुछ चीज़ों, सिलेक्टिवली का मतलब होता है कि केवल कुछ चीज़ों को अंदर आने और बाहर जाने का मौका देती है, ठीक है। और मेम्ब्रेन इज सिमिलर इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। जैसे स्किन में होती है हमारी सेल, तो इसी तरह से आउटर वर्ल्ड से भी थोड़ा इंटरेक्शन होता है। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू द डेट ऑफ यूकैरियोट। ये मतलब लगभग, ये भी एक इम्पोर्टेंट लाइन है, कहीं से उठा कर दे देता क्वेश्चन। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू डेट ऑफ द यूकैरियोट्स। ये सिमिलर होता है लगभग, पूरी तरह से नहीं, लेकिन सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ द यूकैरियोट, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोट में और यूकैरियोटिक में सेल में सिमिलर स्ट्रक्चर कौन सा हो सकता है, तो आप क्या कह सकते हैं, आप जा सकते हैं सेल मेम्ब्रेन की साइड में, ठीक है। स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज द मीजोसोम। मीजोसोम के ऊपर बात हुई थी कि एक्सटेंशन होता है सेल मेम्ब्रेन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ठीक है, विच इज़ फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ऊपर बात हुई थी इसके बारे में थोड़ी सी, अभी थोड़ी देर पहले। तो दीज एक्सटेंशन आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल ट्यूबुलर लैमेला। तो ये किस फॉर्म में होते हैं, फॉर्म इन द वेसिकल और ट्यूबुलर लैमेला के फॉर्म में। ये हेल्प करते हैं कहीं में सेल वॉल के फॉर्मेशन में। तो देखिए अब यहाँ फंक्शन दे रखा है कि मीसोसोम के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, इन्हें थोड़ा ध्यान में रखेंगे क्योंकि इन पर क्वेश्चन बन जाता है। द हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू ड्यूटर सेल।
डीएनए रेप्लिकेशन में, और उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डॉटर सेल में। डॉटर सेल किसे कहेंगे, जैसे सेल है ये ऊपर बताया था कि डिवाइड होती हैं एक दूसरे में, तो ये जो नई सेल बनी है तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे डॉटर सेल। तो ठीक है, ये हो गया डॉटर सेल। तो दे ऑल्सो हेल्प इन द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं। सेल भी रेस्पिरेट करती है ना, उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और CO2 निकालने की, तो उसे रेस्पिरेशन ही बोलते हैं। सिक्रेशन प्रोसेस, सिक्रेशन मतलब कुछ सिक्रेशन होता है जो मतलब ज़रूरत की चीज़ें नहीं होती उन्हें सिक्रेट करने के लिए। तो इंक्रीज इन द सरफेस एरिया द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया भी बढ़ा देते हैं। एंजाइमेटिक कंटेंट का भी कुछ फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये सब होते हैं म्यूजिसोम के फंक्शन, ठीक है। इन सम प्रोकैरियोटिक लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर आर अदर मेम्ब्रेन एक्सटेंशन। देखिए उनमें तो म्यूजिसोम होती हैं, जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं या प्रोकैरियोटिक होते हैं, तो उनमें क्या होता है, म्यूजिसोम होते हैं। लेकिन सम कुछ प्रोकैरियोटिक साइनोबैक्टीरिया हो गए, जैसे ये साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं कि बैक्टीरिया की क्लास, वो एक डिवाइडेशन होता है, ग्रुप होता है, तो उसी में साइनोबैक्टीरिया आते हैं। तो ये एक्चुअली क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से अपना फूड खुद बना लेते हैं धूप में रहकर। तो देयर आर अदर मेम्ब्रेन एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म। तो इनमें क्या होता है, कुछ अदर मेम्ब्रेन एक्सटेंशन होती है। मेम्ब्रेन एक्सटेंशन से आप समझ रहे हैं ना कि ये इस तरह की, ये सेल मेम्ब्रेन, तो इसी का एक्सटेंशन हो जाता है, इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, तो वही बताना चाह रहा है। तो इनमें क्या होता है, साइटोम कोल्ड इन्हें क्रोमेटोफोर कहते हैं, विच कंटेन पिगमेंट। तो इनमें क्या होता है, उसमें मीजोसोम बोल लेते, साइनोबैक्टीरियम अगर होगा तो उसे क्या बोलेंगे, क्रोमेटोफोर्स बोलेंगे। क्रोमेटोफोर्स मतलब जो मीजोसोम का फंक्शन होता है ये अलग अलग। तो क्रोमेटोफोर्स मेनली क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को, साइनोबैक्टीरिया को। तो बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। देखिए अब बैक्टीरिया की बात हो गई है, तो अब उसके बाद आती है, अगर बैक्टीरिया मोटाइल का मतलब होता है चलना फिरना। चलना फिरना का मतलब ये नहीं कि चप्पल पहनी और बाहर निकल के चल दी रूम से, इस तरह का चलना फिरना। मोटाइल मतलब मोशन करते हैं, जैसे कहीं भी रहते हैं, किसी कैविटी में है तो वो अपने से मोटी मतलब किसी फ्लूइड के अंदर पड़े हुए हैं, तो वो अपने से कहीं इधर उधर थोड़ा जा सकते हैं या नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये होता है मोटाइल का मतलब। कुछ होते हैं मोटाइल, कुछ होते हैं मोटाइल और कुछ होते हैं नॉन मोटाइल, ठीक है। इफ़ मोटाइल, अगर मोटाइल हैं तो दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजेला। तो उनके पास क्या होगा, फ्लैजेला होगा। फ्लैजेला क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ऐसे मूव करता रहता है, मतलब इस तरह से हिलता हिलता जाता है, ठीक है। तो इस तरह का होता है। तो वो जो करता है, हेल्प करता है उसे मोटाइल होने मतलब मोशन में, ठीक है। बैक्टीरिया शो ए रेंज एंड नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ द फ्लैजेला। तो देखिए बहुत तरह के बैक्टीरिया होते हैं, उनकी मतलब बहुत सारी की टाइप होते हैं, तो उसी में। और अगर इसकी फ्लैजेला की पोजीशन की बात करें या अरेंजमेंट की बात करें तो मतलब मल्टीपल कैटेगरी बन सकती है, ठीक है। तो उसके बाद बैक्टीरिया फ्लैजेलम इज कंपोज्ड ऑफ द 3 पार्ट। अब बात करने के फ्लैजेला के 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, ठीक है। फिलामेंट के 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट। फिलामेंट क्या होता है, लॉन्गेस्ट पोर्सन एंड एक्सटेंशन। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्सन एंड एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड, ठीक है। तो ये सेल सरफेस से आउटसाइड के निकल, ये लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, क्या होता है, फिलामेंट, ठीक है। फिलामेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। बिसाइड फ्लैजेला, फ्लैजेला से अलग, बिसाइड का मतलब होता है इससे अलग, बिसाइड फ्लैजेला, फ्लैजेला से अलग पिली एंड फेमराई आर ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर। ये भी पिली एंड फेमराई जो होते हैं सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं, बट डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी। देखिए फ्लैजेला, पिली एंड फेमराई, अगर फ्लैजेला की बात अलग करें तो फ्लैजेला क्या करता है, मोटिलिटी में हेल्प करता है। अगर पिली एंड फेमराई की बात करें तो ये क्या है, मोटिलिटी से इनका कोई रोल नहीं होता। तो इनका क्या रोल होता है, पिली एंड फेमराई का, इनका रोल होता है नॉट टू हेल्प इन द अटैच टू द बैक्टीरिया टू रो एंड स्ट्रीम। तो ये केवल अटैच होने में, मतलब कहीं उसे चिपकना है बैक्टीरिया को, या कहीं रहना है कुछ दिन चिपक के, जैसे मतलब चिपक जाते हैं किसी चीज़ से, कांटे होते हैं, आपने एक देखा होगा, एक वो होता है पेड़ का एक फल सा, उसमें कांटे, जैसे बचपन में हम बालों में चिपका देते, किसी के फेंक का मार देते, कपड़ों पर चिपक जाता था, उस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जो उसे कहीं चिपक के रहने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है। बस ये लास्ट और बचा है राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज। तो इन पहले बात करते हैं राइबोसोम की। तो राइबोसोम जो होते हैं क्या का फंक्शन होता है राइबोसोम का, ये हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन
प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। इन प्रोकैरियोट राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। तो प्रोकैरियोट में जो होते हैं राइबोसोम एसोसिएट मतलब आसपास रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। दे आर अबाउट 50 नैनोमीटर एंड 20 नैनोमीटर इन साइज। तो इनका साइज क्या होता है 50 नैनोमीटर एंड 20 नैनोमीटर। आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट। ये 2 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। सब यूनिट मतलब एक मान लीजिए ये सब यूनिट होगी, एक ही यूनिट होगी, ठीक है। तो इसे कह सकते हैं हम, जो इसमें दे रखा है बड़ी वाली को 50S, ये बात कर रहे हैं हम केवल किसकी, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की, ठीक है। और एक होता है 30S। तो इन दोनों को अगर आपका ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 80, लेकिन 80 नहीं होता, ठीक है। ये कुछ अलग तरह का इनका कैलकुलेशन होता है। तो ये होता है 70S। तो प्रोकैरियोटिक में कितने सब उसके यूनिट के वो होते हैं राइबोसोम 70S के, ठीक है, याद रखना। व्हेन प्रेजेंट टुगेदर फॉर्म 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। क्या आते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होते हैं। सेवरल राइबोसोम। प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है कि डीएनए या आरएनए में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है, या ये बताती है कि किस तरह की प्रोटीन बनानी है और कितनी बनानी है। तो ये आगे 12th क्लास की जो बायो है उसमें शायद 6th चैप्टर है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो उसमें बताया गया डिटेल में, तो वहाँ बात करेंगे इसके बारे में, ठीक। तो राइबोसोम में अटैच्ड टू सिंगल एमआरएनए एंड फॉर्म ए चेन कॉल्ड द पॉलीराइबोसोम। देखिए जिस तरह से डीएनए होता है उसी तरह से आरएनए होता है, ठीक है, आरएनए होता है। तो आरएनए मान लीजिए ये एक आरएनए है, तो इसमें अगर राइबोसोम अटैच है, मल्टीपल एक चैन लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो इसे क्या कहेंगे हम, पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम, पॉलीराइबोसोम कहेंगे, और क्या कहेंगे, पॉलीसोम भी कह सकते हैं, ठीक है, पॉलीसोम भी कह सकते हैं, ठीक। तो दे राइबोसोम और पॉलीसोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन। ये उसी चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक। एमआरएनए इनटू प्रोटीन ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट का मतलब ये, यहाँ ट्रांसलेट का मतलब ये नहीं कि अनुवाद, एक तरह से है, लेकिन ये हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। इसके बाद इंक्लूजन बॉडी, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल का जो रिजर्व मटेरियल होता है, जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उसे रिजर्व करके रखती हैं और उसी में साइटोप्लाज्म में, ठीक है, तो उसी को इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। दे आर नॉट बाउंड बाय द मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाइफ फ्री इन द साइटोप्लाज्म। कहना चाह रहा है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है, क्योंकि प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते, ठीक है, तो भी फ्रीली साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं। तो ये एग्जांपल दे रखे हैं इसके इंक्लूजन बॉडी के एग्जांपल क्या होते हैं, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, गैस वैक्यूल आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। देखिए जितने फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्या ये सब चीज़ें मिलेंगी आपको, गैस वैक्यूल मिलेंगे, प्रोगेनिया आएंगे एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, बाकी में ये ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल इस तरह के मिलेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही था आज के लेक्चर में। और हाँ पीवाई की ओर दिखाने थे आपको, चलिए पीवाई क्यू पर थोड़ी बात कर लेते हैं। मैच द लिस्ट विद लिस्ट टू, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना। तो देखिए आपने आज के लेक्चर में यहाँ पे इसमें से क्या पढ़ा, रॉबर्ट ब्राउन पढ़ा था ना। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, याद है कुछ, क्या किया था बताइए, न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, बोला था ना, ध्यान में रखना, कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ जाता है, यही खास बात है एनसीईआरटी की, पूरी लाइन टू लाइन ऐसे ही उठ आ जाता है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। तो देखिए बी से मैच हो रहा है आपका 4th, ठीक, तो बी से मैच हो रहा है 4th। तो कहीं ऑप्शन देखिए, ए में 2nd, बी में 4th, बी में 4th दे रखा है, ठीक है। तो कहीं और दे रखा है, नहीं दे रखा, उसके बाद ये देखते हैं, ये जल्दी करने का तरीका होता है क्वेश्चन को। बी में कहीं और 4th है, 4th है, 4th है, 4th है, नहीं कहीं और 4th नहीं है, तो इसका आंसर ए है, नीचे आपको दिख भी रहा होगा, करेक्ट आंसर ए। तो देखिए अगर आपको ये कंफर्म था कि हाँ रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया, तो 1 सेकंड का क्वेश्चन था ये, और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखिए नीट 2024 का ये नहीं कि ज़्यादा पुराना है या इधर उधर का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, और एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन है ये आपका। तो इसमें गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, देखिए इन्होंने 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, जिसमें से स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट 2 है। तो इन दोनों स्टेटमेंट को हमें पढ़ना है, और उसमें से चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सही आंसर चुनना है, ठीक है। तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखते क्या लिखा है। इन बैक्टीरिया द मेसोसोम आर फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो स्टेटमेंट पढ़ के आपको क्या लिख रहा है, यही पढ़ा था हमने, मेसोसोम क्या होते हैं, एक्सटेंशन होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ठीक है। मेसोसोम फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सही बात है एकदम।
करेक्ट बात है। दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन मीजोसोम नहीं, द मीजोसोम इन बैक्टीरिया हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन। अभी मैंने बताया था कि हाँ हेल्प तो करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में, एंड सेल वॉल फॉर्मेशन में भी। यस, सेल वॉल सिंथेसिस या फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, तो ये बात भी ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। तो दोनों क्या है, करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट बात है। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं इसी के हिसाब से। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, हाँ करेक्ट है, बट स्टेटमेंट सेकंड इज़ इनकरेक्ट। नहीं, ये तो नहीं है। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि पहली भी हमारी क्या है, करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। यस, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं, तो इसी के हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर क्या है, डी, ओ सॉरी सी करेक्ट आंसर है। ये नीचे लिखा भी है सी आंसर। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो और बाकी आपको अगर थोड़ा हेल्पफुल लगा हो या थोड़ा लगा हो कि हाँ ये वीडियो देख के हमें थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है या